वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? 3 जिनको ये एक्ट डील करेगा। ये एक्ट ये बिल्कुल नहीं कहता कि सिर्फ 3 तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये एक्ट कहीं नहीं कहता कि 3 तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होते हैं। अगर आप सेक्शन 13 भी इसका पढ़ेंगे, अभी पढ़ाऊंगा जब बेरेट पे जाएंगे, फिलहाल मत बेरेट खोलिए, बेरेट रखे रहिए बंद करके साइड में। ये एक्ट का 13 भी कहता है दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज। इंक्लूड करता है, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन उनके बारे में यहां बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है बाकी के बारे में। सो यहां जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम डील करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ होंगे हमारे 3 तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हमें डील करना है। सबसे पहले इसमें है प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट। दूसरा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा होगा हमारा चेक, जिससे आप सभी वाकिफ हैं। चेक से तो आप सभी वाकिफ हैं। समस्या बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में ही है आपको जो है। हम एक एक करके तीनों को समझेंगे कि ये तीनों होते क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, क्या सिमिलैरिटीज है, उनको भी समझना है हमें एक एक करके। अब देखिए, ये जो 3 इंस्ट्रूमेंट है, बेसिकली मैं पहले आपको इनका एक ब्रीफ बता देता हूं, फिर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अलग क्लासिफिकेशन है इसी स्टैट्यूट में, इसी एक्ट में, उसको हम उसके बाद डील करेंगे। सो ये 3 तरीके के बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डील करता है हमारा एक्ट। सबसे पहले देखो, हमें डिफरेंस समझना है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के अंदर, और यही हम समझ लेंगे कि ये होते क्या हैं। सो प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखो भाई, प्रॉमिसरी नोट ये दोनों क्या होते हैं? स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट होते हैं। मैंने क्या कहा? इंस्ट्रूमेंट मतलब रिटन डॉक्यूमेंट जिसपे लेन देन की जानकारी है। लेकिन डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट या वैलिड बनाने के लिए क्या किया जाता है? वो स्टैम्प कर दिया जाता है। आप समझते हैं, आप भी नॉर्मल भी आप अग्रीमेंट्स बनाते हैं, स्टैम्प पे क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसकी वैलिडिटी या ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। सो दीज इंस्ट्रूमेंट्स नीड्स टू बी स्टैम्प्ड एज वेल। अब समझिए कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। प्रॉमिसरी नोट में बेसिकली, प्रॉमिसरी नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आप एक अंडरटेकिंग लेते हैं कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट किसी व्यक्ति को देंगे। प्रॉमिसरी नोट क्या है, ध्यान से समझना। इट इज एन अंडरटेकिंग। ये क्या है? अंडरटेकिंग या प्रॉमिस है, क्योंकि उसका नाम ही है प्रॉमिसरी नोट। इसमें बेसिकली एक पर्सन क्या करता है, एक कागज पे लिख के देता है कि साहब मैं आपको इतने रुपए दूंगा, कुछ समय बाद। टाइम आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो जब भी आप ये डॉक्यूमेंट मुझे दिखाएंगे मैं आपको पैसे दे दूंगा। दैट्स हाउ इट ऑपरेट्स। प्रॉमिसरी नोट बेसिकली क्या होता है? एक अंडरटेकिंग होती है कि मैं इतने पैसे आपको दूंगा, मुझे ये पैसा आपको देना है। इस बात का प्रॉमिस या अंडरटेकिंग जब आप करते हैं एक डॉक्यूमेंट पे लिख के, उसको हम कहते हैं प्रॉमिसरी नोट। पार्टीज कौन कौन होती हैं? एक होता है मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट, जो बनाता है, जो प्रॉमिस करता है, और दूसरी पार्टी होती है पेई। देखिए, ये प्रॉमिसरी नोट बेसिकली होता कैसा है या क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। जैसे ये एक डॉक्यूमेंट है ना, इसमें व्यक्ति क्या लिख देता है? आई अंडरटेक टू पे एक स्पेसिफिक अमाउंट, whatever the amount is, to B। ए ने ये प्रॉमिसरी नोट बनाया है, उसने क्या लिखा? आई प्रॉमिस टू पे और आई अंडरटेक टू पे एक स्पेसिफिक अमाउंट टू बी आफ्टर सो एंड सो टाइम। ठीक, कि इतना अमाउंट मैं आपको दूंगा, और प्रॉमिसरी नोट बना के ए क्या करेगा? अपना यहां पे सिग्नेचर कर देगा। ये हो गया आपका प्रॉमिसरी नोट, ये स्टैम्प्ड होता है। ठीक, दैट इज बेसिकली प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट में होता क्या है, एक बात समझना। एक प्रॉमिस होता है या एक अंडरटेकिंग होती है कि मैं इतना पैसा आपको दूंगा। दैट्स बेसिकली प्रॉमिसरी नोट। अब ऑन द कॉन्ट्ररी समझिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में अंडरटेकिंग नहीं होती,
इधर पे क्या होता है, अंडरटेकिंग होती है। जो व्यक्ति मेकर है, मेकर कौन है, ए है। जैसे मान लीजिए ए को बी को कुछ पैसा देना है। ए ने मान लीजिए कोई सामान खरीदा बी से और उसे पैसा देना है, कैश ना देके उसने क्या दे दिया, बदले में एक प्रोमिसरी नोट दे दिया, लिख के दे दिया कि साहब इतना इतना पैसा मैं आपको दूंगा इस समय के बाद। वो नोट चिपका दिया आपने बी को सामान लेके। तो ए यहां पे क्या लिखेगा, आई प्रॉमिस टू पे बी दिस अमाउंट, और अपना सिग्नेचर कर देगा। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन द कॉन्ट्ररी होता क्या है, तो बात समझना, बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट एन अंडरटेकिंग बट इट इज एन ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है कि साहब इतना पैसा आपको दिया जाएगा या आपको मिलेगा, ये ऑर्डर होता है। प्रॉमिस मतलब मैं अंडरटेक कर रहा हूं कि मैं इतना इतना पैसा आपको दूंगा। इसमें पार्टीज कौन कौन है, तो ध्यान रखना दो पार्टीज हैं, एक आपका मेकर ऑफ द प्रोमिसरी नोट और दूसरा आपका होता है पेई। जिसको पैसा मिलना है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पेई कहते हैं। प्रोमिसरी नोट जिसने बनाया वो मेकर है उसका, और पैसा जिसको मिल रहा है वो पेई है। यहां पे पेई कौन है, बी। बी इज दी पेई, क्योंकि उसको पैसा मिलना है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्योंकि ये एक ऑर्डर होता है, यहां दो पार्टीज भी हो सकती है या फिर यहां पे तीन पार्टीज भी हो सकती हैं। यहां आप तीसरे व्यक्ति को भी ऑर्डर कर सकते हैं कि आप इतना इतना पैसा इस व्यक्ति को देंगे, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि आपको मैं इतना पैसा, या एक व्यक्ति ऑर्डर करता है कि इतना पैसा उसे मिलना है। वो किस व्यक्ति से मिलना है इस पे डिपेंड करेगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है हमारा, इसमें पार्टीज दो होंगी या फिर पार्टीज तीन होंगी, ये डिपेंड करता है। इस बात को थोड़ा सा समझ लोगे तो सेक्शन 5 और 6 का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, प्रोमिसरी नोट का मतलब बहुत सिंपल है कि मैंने एक अंडरटेकिंग ली या प्रॉमिस करा। वेयर एज 6 क्या करेगा, ऑर्डर। एक बार अब अपन आते हैं इनके प्रोविजंस की तरफ, तो फिर आपको थोड़ा सा और बेटर ये बात समझ में आएगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। एक बार अब जरा बेरेक्ट ओपन करिए, तो ये जो दो तीन टर्म्स हैं इनको हम बेरेट की लैंग्वेज से समझ के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ थोड़ा सा वो लैंग्वेज भी आप समझते जाएंगे। आयुष का कहना है, सर आई हैव ऑब्जर्व दैट इन द पास्ट पीवाईक्यूज द वेटेज फॉर लैंडमार्क जजमेंट आर बीइंग इंक्रीज्ड। अरे यार ये पढ़ लो यार बेटा पहले, है ना। एक समस्या है आप लोगों के साथ बहुत बड़ी कि आप दो चार नंबर के चक्कर में बाकी छोड़ देते हैं। ठीक है, वो भी पढ़ लेना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। लैंडमार्क जजमेंट भी पढ़ लो भाई, बट पहले ये पढ़ लो जो सामने है। सो समझिए, सबसे पहले निकालिए बेरेट में सेक्शन 13। सबसे पहले निकालिए बेरेट में सेक्शन 13 की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं, उसको जरा समझना पड़ेगा। सेक्शन 13 डिफाइन करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। जो मैंने आपको मीनिंग बताया वो थोड़ा ब्रीफ में मैंने आपको, मतलब मैंने आपको सिर्फ सरल भाषा में उसका मतलब बताया है। आपको यहां समझना है कि टेक्निकल यहाँ पे जो डेफिनेशन दी है बिल ऑफ एक्सचेंज की वो क्या है। सॉरी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए जरा 13 की डेफिनेशन, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू बियरर। प्रोमिसरी नोट का मतलब, सॉरी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होगा, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। जैसा मैंने आपको कहा, ये जो एक्ट है, ये जो स्टैट्यूट है, ये सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों में डील करेगा, तीन तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में डील करेगा, दैट इज प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। इसके अलावा किसी चीज में ये डील नहीं करता। लेकिन और भी तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे हुंडी, उसके बारे में अभी मैं बात करूंगा कि वो होती क्या है। यहाँ पे इस डिस्कशन में अपन उसको नहीं लाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे कि वो होता क्या है। तो हुंडी इज ऑल्सो अ थिंग विच इज देयर, वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। उसके बाद भी, उसके अलावा भी कई सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें लाइबिलिटी या राइट का एक्नॉलेजमेंट या उसका लिखित तरीके से विवरण दिया जाता है। जैसे आप बिल्टी वगैरह समझते हैं, जैसे आपने कोई पार्सल भेजा है किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू, वहां एक बिल्टी मिलती है, दैट इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन ये जो स्टैट्यूट है, ये जो एक्ट है, ये इन सब चीजों में डील नहीं करेगा।
सो 13 के हिसाब से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से माने जाएंगे? अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और चेक पेबल ईदर टू द ऑर्डर और टू द बियरर। इसके बारे में भी बताता हूं, पेबल टू ऑर्डर क्या होता है, पेबल टू बियरर क्या होता है। इसके बाद आ जाइए जरा सेक्शन 5 पे। अब जो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट हैं इनकी डेफिनेशन दी है स्टार्टिंग में आपके स्टैट्यूट के, सो बैरेक में निकाल लीजिए जरा सेक्शन 5। सेक्शन 5 में लिखा, सॉरी सेक्शन 4, सेक्शन 4 निकाल लीजिए। यहां लिखा है प्रोमिसरी नोट होगा क्या। जो मैंने आपको समझाया एग्जैक्टली यही प्रोमिसरी नोट होता है। यहां लिखा है अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। कैसा इंस्ट्रूमेंट होगा ये? राइटिंग में होगा। नॉट नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। इसके बारे में अभी बात करता हूं 2 मिनट में आपसे। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, इसको समझिएगा। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर। एक पार्टी कौन है? मेकर है, जिसने साइन किया है। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब ये सब बातें फिलहाल छोड़ दीजिए, ऑर्डर बियरर सब समझाऊंगा मैं एक एक करके परत दर परत अपन इस स्टैट्यूट को समझेंगे। एक साथ सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अभी बेसिक आप यहां डेफिनेशन आपने देख ली कि सेक्शन 4 में दिया हुआ है प्रोमिसरी प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट होता क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा जिसको बनाने वाला कहलाएगा मेकर, उसके साइन होंगे। वो क्या लेता है? एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग लिख के देता है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी, एक सर्टेन अमाउंट में दूसरे व्यक्ति को पे करूंगा, और जिस व्यक्ति को ये अमाउंट पे होना है उसको हम कहते हैं पेई। उसका नाम इधर पे लिखा होता है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 तरीके के स्टैट्यूट में डील करे गए हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। और चेक को भी एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज ही माना जाता है, वो भी एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज तो अपन सेपरेटली डील करेंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं आज प्रोमिसरी नोट की। प्रोमिसरी नोट बेसिकली क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट है, कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है इसका, ये ध्यान रखना। सेक्शन 4 में कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट ऐसा दिया नहीं है कि इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, इसीलिए किसी भी तरीके के फॉर्मेट में वो हो सकता है। कुछ नेसेसरी कंडीशंस या रिक्वायरमेंट्स यहां बताई गई हैं। बेसिकली इन अगर आप इन जनरल सेंस समझें, प्रोमिसरी नोट का मतलब एक प्रॉमिस या अंडरटेकिंग आप किसी को देते हैं लिखित कि भाई मैं आपको ये सम ऑफ मनी दूंगा। आप प्रॉमिस करते हैं एक नोट के थ्रू कि मैं आपको इतना अमाउंट दूंगा। अमाउंट में सर्टेनिटी होनी चाहिए, वो वेग नहीं होना चाहिए, वो सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए टू एनी कंडीशन। ये सब रिक्वायरमेंट्स अभी पढ़ते हैं। अभी तो आप बेसिक बात समझिए, क्योंकि हमने क्या कहा था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेमेंट सिक्योर करने का रिटर्न डॉक्यूमेंट है। तो इससे पेमेंट सिक्योर हो रही है, यस, इट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस। सो प्रोमिसरी नोट बेसिकली होता क्या है? एक अंडरटेकिंग होती है, वेयर एज बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर। वो अपन देखेंगे क्यों उसको ऑर्डर कहते हैं। बट प्रोमिसरी नोट क्या है? एक अंडरटेकिंग है। किस बात की अंडरटेकिंग? एक प्रॉमिस है कि साहब मैं आपको इतना पैसा दूंगा, मैं देने के लिए लायबल हूं और दूंगा। उसमें यह प्रॉमिस जरूरी है कि आई विल पे। अगर यह मेयर एक्नॉलेजमेंट है कि आई एम इंडेप्टेड, इतने से बात नहीं बनेगी। प्रॉमिस किस बात का होना चाहिए? पेमेंट का। पेमेंट का प्रॉमिस होना चाहिए, तब वो बनता है क्या? प्रोमिसरी नोट। जरा सेक्शन 4 पे आइए। इसके पहले प्रिलिमिनरी चैप्टर भी देख लीजिए, चैप्टर 1, क्योंकि हमने सीधे एनआई चालू किया था इसमें। तो भाई इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट बस अंडरलाइन कर लीजिए, 1 डे ऑफ मार्च 1882। 1 मार्च 1882 को ये कमेंस हो गया था, और कुछ जानने लायक चैप्टर 1 में है नहीं। चैप्टर 2 आ गया, ऑफ नोट्स, बिल्स एंड चेक्स। इसमें सारी बातें हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक के बारे में, कि ये क्या होते हैं, इनकी पार्टीज कौन होती हैं, वो सारी बातें। अब सेक्शन 4 डिफाइन करता है प्रोमिसरी नोट को। देखिए क्या डेफिनेशन दी हुई है। अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, और ब्रैकेट में क्या लिखा है?
नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग कैसी होनी चाहिए? अनकंडीशनल, उसमें कोई कंडीशन अटैच्ड नहीं होनी चाहिए। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर, मेकर के साइन होने चाहिए। मेकर मतलब जो इस अंडरटेकिंग को ले रहा है, जो बना रहा है प्रॉमिसरी नोट। कौन बनाता है? जो अंडरटेक कर रहा है, जो इंडेप्टेड है, जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पे करूंगा, उसको कहते हैं मेकर। साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, इसका मतलब अमाउंट क्लियर सर्टेन होना चाहिए। और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। किसको पे करने की बात आप लिखेंगे? सिर्फ उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति के ऑर्डर पे किसी और को। कहने का मतलब बियरर नहीं हो सकता। जैसे चेक कैन बी बियरर, कि आपने लिख दिया बियरर, मतलब जो भी उसको पजेस कर रहा है वो एंटाइटल हो जाएगा इन केस ऑफ बियरर, अगर लॉफुली उसने ऑब्टेन किया है इन दैट केस। प्रॉमिसरी नोट कभी भी बियरर नहीं होगा। वो हमेशा एड्रेस होगा किसको? एक स्पेसिफाइड पर्सन को। वो पर्सन पैसा ले सकता है उसमें से, या उस पर्सन के ऑर्डर पे किसी दूसरे को दे दिया जाए, कहने का मतलब एंडोर्समेंट हो सकता है उसका, लेकिन इट विल बी एड्रेस टू अ स्पेसिफिक पर्सन। वो बियरर नहीं हो सकता। बियरर मतलब जो बियर कर रहा है, जो होल्ड कर रहा है। ये प्रॉमिसरी नोट में नहीं चलेगा, ये प्रॉमिसरी नोट में नहीं चलेगा, क्योंकि क्लियर लिखा है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए ये जो और टू दी बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि जो सर्टेन पर्सन जिसको एड्रेस किया गया है, वो ऑर्डर कर सकता है किसी दूसरे को जो बियर कर रहा है। आप एड्रेस नहीं कर सकते कि ये बियरर को दे दिया जाए, क्योंकि ऐसा एड्रेस एक प्रॉमिसरी नोट होता है जो आपका करेंसी नोट है। आपका जो करेंसी नोट है उसमें एक प्रॉमिस होता है। 1 रुपए के अलावा जितने नोट आते हैं भारत में, कभी उस करेंसी नोट को निकालिए और उसमें देखिए, उसमें एक प्रॉमिस लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है आई अंडरटेक, हाँ मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो ये अधिकार सिर्फ किसके पास है? आरबीआई के पास है। बियरर प्रॉमिसरी नोट इशू करने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास। वो कर सकता है, गवर्नर के साइन होते हैं, आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं उस पे, इसलिए। और वो ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि मैं आपको वचन देता हूं 5 रुपए अदा करने का। कोई नॉर्मल व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। इसलिए प्रॉमिसरी नोट हमेशा कैसा होगा? टू अ स्पेसिफिक पर्सन, या उस स्पेसिफिक पर्सन के ऑर्डर पे किसी स्पेसिफिक पर्सन को या फिर बियरर को। जैसे आपने मुझे लिख के दे दिया कि सर आई ओ यू 50,000 रुपीज और आई प्रॉमिस टू पे यू 50,000 रुपीज, मेरा नाम आपने लिख दिया और साइन करके मेरे को दे दिया। अब ऐसी सिचुएशन में मैं किसी और को वो एंडोर्स कर सकता हूं कि भाई एंडोर्स टू दी बियरर, मैं ये कर सकता हूं। एंडोर्समेंट में मैं ये कर सकता हूं एंडोर्स टू दी बियरर ऑफ दिस नोट, कि मैं किसी और को पकड़ा दूंगा, वो जाके आपसे वसूल लेगा। दैट कैन बी डन, दैट कैन बी डन, बट इट कैन नॉट बी बाय द मेकर, इट कैन नॉट बी एड्रेस टू बियरर। वहां तो सर्टेन पर्सन ही चाहिए हमें, स्पेसिफिक पर्सन वहां पे चाहिए हमें, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ किसके पास है? आरबीआई गवर्नर के पास, और किसी के पास यह अधिकार नहीं है भारत में। ठीक। अब जरा इसमें ना इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं इन एसेंशियल्स जो हमने ये जो डिस्कस किए एसेंशियल्स, इनके आधार पे कुछ इलस्ट्रेशंस यहां प्रोवाइड करे गए, जिसमें आपको बताना है कि ये है कि नहीं वैलिड प्रॉमिसरी नोट। और ये सारे इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में सीधे यहीं से क्वेश्चन आते हैं। एक तो 3-4 क्वेश्चन प्री में यहां से बनते हैं। सबसे पहले कौन से सेक्शन में दिया है प्रॉमिसरी नोट, दैट इज अ क्वेश्चन। इसके बाद
which of the following is an essential of promissory note और which of the following is not an essential? तो essential हमने समझ लिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन बनता है इलस्ट्रेशन से। इलस्ट्रेशन दिया रहता है और आपको बताना होता है whether it is a promissory note or not। इलस्ट्रेशंस देखिए जरा। A signs instrument in the following terms। A क्या है? I promise to pay B or order ₹500। क्या लिखा है उसने कि मैं प्रॉमिस करता हूं बी को या उसके ऑर्डर पे 500 रुपए देने। इज इट अ प्रॉमिसरी नोट? यस, सारे कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। इट इज एड्रेस टू अ सर्टेन पर्सन, द अमाउंट इज सर्टेन, तो उसको पे करने की बात या उसके ऑर्डर पे करने की बात चल रही है और 500 रुपए पे करने की बात चल रही है। सो इट इज अ प्रॉमिसरी नोट। बी देखिए, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी in ₹1000 to be paid on demand for value received। इसमें क्या है? दो चीजें, एक तो एक्नॉलेज किया उसने कि भैया 1000 रुपए मुझे देने, इंडेप्टेड हूं मैं, और साथ में क्या है? टू बी पेड ऑन डिमांड, जब मांगा जाएगा मैं दूंगा। डेट भी हो सकती है, ऑन डिमांड भी हो सकता है, स्पेसिफिक डेट भी हो सकती है कि इस दिन दूंगा, या फिर ऑन डिमांड कि जब वो मांगेगा मैं दे दूंगा। ठीक, तो इस केस में एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ और क्या है? प्रॉमिस टू पे, कि मैं दूंगा 500 रुपए, 1000 रुपए। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉमिसरी नोट। दिस इज ऑल्सो अ प्रॉमिसरी नोट। इसके बाद जरा सी देखिए, मिस्टर बी आई ओ यू ₹1000, ये लिख के दिया है ए ने, मिस्टर बी आई ओ यू ₹1000। क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? नहीं है। क्यों नहीं है ये प्रॉमिसरी नोट? क्योंकि इसमें मेयर एक्नॉलेजमेंट है कि मैं ओन करता हूं, मैं इंडेप्टेड हूं, लेकिन पे करने का प्रॉमिस नहीं है इसमें कहीं। ये मेयर एक्नॉलेजमेंट है, प्रॉमिस टू पे नहीं है। वेयर एज प्रॉमिसरी नोट की ये रिक्वायरमेंट है कि देयर शुड बी एन अंडरटेकिंग टू पे, पे करने की अंडरटेकिंग होना जरूरी है, और वो यहां पे नहीं है। इसके बाद देखिए डी, I promise to pay B ₹500 and all other sums which shall be due to him। Is it a promissory note? क्या मिसिंग है? सर्टेन सम ऑफ अमाउंट नहीं है इसमें, सर्टेन सम ऑफ मनी नहीं है इसमें। क्या लिखा है? कितना प्रॉमिस कर रहा हूं पे करने को? 500, और इसके अलावा जो भी आएगा वो भी। तो देयर शुड बी अ सर्टेन सम, 500, 700, 800, 1000, whatever it can be, but it should be a certain sum। ये देखिए, I promise to pay B ₹500, first deducting thereout any money which he may owe me। 500 रुपए दूंगा, लेकिन जो मेरे को उससे लेना है वो डिडक्ट करके दूंगा। तो there is no certainty of amount again, so it is not a promissory note। Next, I promise to pay B ₹500 7 days after my marriage with C। कंडीशनल है ये? Is it a promissory note or not? Not। क्या कंडीशनल हो गया इसमें? 7 days after my marriage with C, इसलिए कंडीशनल हो गया ये। ये कंडीशनल हो गया। चलिए अभी रुकते हैं इसके लिए 2 मिनट, अगला पढ़िए। I promise to pay B ₹500 on D's death, provided D leaves me enough to pay that sum। कब पे करूंगा 500 रुपए? बी के मरने पे, और क्या कंडीशन है? कि वो उतना छोड़ के जाए मेरे लिए, तो मैं पे करूंगा। दिस इज कंडीशनल। क्या कंडीशन अटैच हो गई इसमें? इफ ही लीव्स मी, उतना अगर छोड़ के गया, लीव्स मी इनफ टू पे दैट सम, तो मैं करूंगा। दैट्स कंडीशनल, दैट्स नॉट प्रॉमिसरी, दैट्स नॉट प्रॉमिसरी नोट। ठीक, अब पिछला वाला बताइए, शादी वाला कंडीशनल है। अच्छा, और अगर जी में से ये जो प्रोवाइडेड के बाद पूरी कहानी लिखी हटा दी जाए, सिर्फ कॉमा तक की बात रहे, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 ऑन डीज डेथ, अब बताइए जरा, तब हो जाएगा प्रॉमिसरी नोट। क्यों हो जाएगा तब? वो कंडीशन हटा दो, इफ ही लीव्स मी सफिशिएंट मनी, वो हटा दो, सिर्फ इतना कि ऑन हिज डेथ आई विल पे
500, तब भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या अनसर्टेनिटी आ गई? कंडीशन तो तब भी लगा दी ना डेट की, उसमें हाँ, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अनकंडीशनल होना चाहिए, बट यहां कंडीशन, इज इट अ कंडीशन और इज इट अ टाइम स्टिपुलेशन? कंडीशन मतलब तब, कंडीशन एक्चुअली तब होती है जब उसमें कंटिंजेंसी हो, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कंडीशन कब होती है कोई चीज, कोई भी स्टिपुलेशन, कंडीशन कब बनता है? व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो शादी के साथ ये हो सकता कि हो भी सकती नहीं हो सकती, मृत्यु के साथ ये नहीं हो सकता। अनसर्टेन जिंदगी होती है, मौत सर्टेन है, सबको मरना है। कब मरना है ये अनसर्टेन, लेकिन मरना है। सो देयर इज अ स्पेसिफाइड इवेंट, एक्चुअली इट इज अ सर्टेन इवेंट विच विल हैपन टू एवरीवन। तो डी को मरना ही है एक दिन, अश्वत्थामा तो है नहीं, एक दिन तो मरना ही है उसे। तो ऑन हिज डेथ अगर आपने प्रॉमिस किया है, सो देयर इज नो कंडीशन एज सच, वो क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा, प्रोमिसरी नोट। बट अभी नहीं है, ये वाला एग्जांपल नहीं है जी, बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू अ कंडीशन कि वो उतना छोड़ के जाए मेरे लिए, तो वो नहीं है। शादी वाला भी इसलिए नहीं है बिकॉज शादी होना इज अ कंडीशन, और डेथ पे दूंगा मतलब इट इज अ स्टिपुलेशन ऑफ टाइम ओनली। आपने सिर्फ एक समय बताया कि मरने पे दूंगा, उसमें कोई कंटिंजेंसी नहीं है। कंटिंजेंसी समझते हैं, होना ना होना दोनों पॉसिबिलिटी। यहां पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो मरे ना, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आई होप दैट्स क्लियर। अगला देखिए, H, I promise to pay B rupees 500 and to deliver to him my black horse on 1st January next. Is it a promissory note? No. Why not? पैसे के अलावा भी कुछ ऑब्लिगेशन अटैच हो गया, तो लेजिस्लेटिव का क्लियर इंटेंशन है बाय गिविंग दिस इलस्ट्रेशन कि इट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। सिर्फ सम ऑफ मनी होना चाहिए, सर्टेन सम ऑफ मनी। वो बात क्लियरली डेफिनेशन में लिखी है कि इट शुड बी अ प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली। इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ पैसे का एक सर्टेन सम होना चाहिए पेमेंट के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तभी वो प्रॉमिसरी नोट होगा, अदरवाइज वो प्रॉमिसरी नोट नहीं। रिसिट जो होती है किसी चीज की, वो भी प्रॉमिसरी नोट नहीं होती, वो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट होता है। इसलिए प्रॉमिसरी नोट में नेसेसरली क्या होना चाहिए? एक प्रॉमिस होना चाहिए, एक अंडरटेकिंग होनी चाहिए कि हम ये पे करेंगे। अब प्रॉमिसरी नोट जनरली आप देखें तो बनते कैसे हैं कि यहाँ पे अमाउंट लिखा होता है 1,00,000 रुपए, जो प्रॉपर फॉर्मेट में बनते हैं, वो 1,00,000 रुपए यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ लिखा है कि आई अंडरटेक टू पे, और यहां पे नाम लिखा रहेगा बी। बी इज द पेई हियर, बी इज द पेई हियर। तो आई अंडरटेक टू पे बी, और द अबव अमाउंट हो सकता है इधर पे लिख दिया जाए आफ्टर 6 मंथ्स। मान लीजिए लिख दिया गया आफ्टर 6 मंथ्स, और इधर पे डेट डाल दी क्या? 15 जनवरी 2025। तो कब पेबल होगा ये? 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ्स लिखा है। तो जिस डेट पे बनाया गया है, किस डेट पे बनाया गया है? 15 जनवरी से 6 महीने के बाद ये पेबल हो जाएगा। डिमांड कर सकता है कौन? पी। और ये नोट बना के किसको दे दिया जाएगा? पी को। बी इज दी होल्डर, बी इज एंटाइटल्ड फॉर मनी, बी हैज दी पोजेशन। देखिए होल्डर की डेफिनेशन क्या है, किसी ने ये सवाल भी किया था कि यहाँ पे जो पेई है वही होल्डर होगा। एग्जैक्टली बेटा, जो पेई है वही होल्डर होगा इधर, बिकॉज he is having the possession, D is your possession, lawful possession है, plus he is entitled to receive the amount out of that negotiable instrument, he is entitled to receive the amount। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रॉमिसरी नोट। बेसिकली इसी तरीके का होता है। और यहाँ पे क्या क्या साइन होते हैं? यहाँ पे साइन होते हैं किसके? मेकर के। एंड हु इज नोन एज द मेकर? जिसने बनाया। ए ने बना के बी को दिया, ए इज द मेकर, ए के साइन होंगे इधर इस डॉक्यूमेंट। ठीक, अब जनरली ये स्टैम्प्ड भी होता है फॉर क्रिएटिंग मोर ऑथेंटिसिटी। क्या रूल है कि ये स्टैम्प्ड होता है? स्टैम्प्ड मतलब स्टैम्प पेपर पे बनाया जाता है। ऑथेंटिसिटी मैंडेटरी नहीं है। स्टैम्प एक्ट जो है वो अलग अलग बातें इसके रिस्पेक्ट में कहता है
कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर वो बियरर के लिए बनाया गया है तो उसका स्टैम्प होना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक पर्सन है तो बनाया गया। वो स्टैम्प एक्ट के रूल है, बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए फिलहाल नहीं है। बट जनरली क्या होता है कि स्टैम्प पे ये स्टैम्प्ड होता है, स्टैम्प पे जनरली बनाया जाता है। फिर वो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू भी इंपैक्ट होती है कि अगर स्टैम्प एक्ट के हिसाब से कोई चीज स्टैम्प्ड होनी जरूरी है, मैंडेटरी है कि वो स्टैम्प्ड ही होनी चाहिए, तो फिर वो एडमिसिबल एविडेंस में तभी होगा जब वो स्टैम्प्ड है, अदरवाइज नहीं होगा। तो वो एक सेपरेट चीज है पूरी, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों तरीके से हो सकता है, स्टैम्प्ड अनस्टैम्प्ड दोनों तरीके से बन सकता है, इसीलिए अपन उस चीज में यहां पे नहीं जाते हैं। सो प्रोमिसरी नोट में बेसिकली क्या है, एक अंडरटेकिंग है जो आप दे रहे हैं लिखित। क्या अंडरटेकिंग? कि आप एक सर्टेन सम ऑफ मनी एक स्पेसिफाइड पर्सन को या उसके ऑर्डर पे किसी को दे सकते हैं। दैट्स द प्रोमिसरी नोट। ठीक, इसके ये जो इलस्ट्रेशंस हमने देखे ये सारे के सारे प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेंस के पर्सपेक्टिव से प्रोमिसरी नोट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीधे क्वेश्चन ये भी होता है, व्हाट इज प्रोमिसरी नोट एंड व्हाट आर इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। साथ ही साथ प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच का डिफरेंस भी आता है, तो वो तो अपन तब डिस्कस करेंगे जब बिल ऑफ एक्सचेंज चेक पढ़ लेंगे, फिर तीनों के डिफरेंस को अपन कलेक्टिवली डिस्कस कर लेंगे। फीचर्स अगर आपने समझ लिए तो डिफरेंस आप बड़े आराम से समझ लेंगे। अभी हेडिंग डाल लीजिए प्रोमिसरी नोट। इसके बाद ये तो एसेंशियल्स हो गए, इसके बाद नेक्स्ट पैरा लिखिए। कुछ केसेस भी हैं इसमें, एक आध दो इंपॉर्टेंट है, वो मैं लिखवा दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट पैरा लिखिए, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द वर्ड इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस टू पे। It is not necessary that the word promise to pay must be used. Promise to pay must be used. Full stop. It is, comma, however, comma, essential that the instrument must indicate, an unconditional undertaking, by the maker, to make the payment, as held in Bal Mukund versus Munna Lal Pamji Lal, as held in Bal Mukund versus Munna Lal Pamji Lal. (1970) देखिए, इसमें बेसिकली एक अंडरटेकिंग लिख के दी थी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को। उसमें ये नहीं लिखा था आई प्रॉमिस टू पे अलग से, उसमें जो लिख के दिया था वो स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये क्या चल रहा था केस में। तो उस प्रोमिसरी नोट में बेसिकली एक व्यक्ति ने लिख के दिया था आगे रुपया 1400 पे करने की बात थी, तो जो लैंग्वेज लिखी गई थी वो ये थी, आगे रुपया 1400 रोकड़ी लिया जिसका ब्याज दर 12 आने सीकरा
देना, मांगे तब देना, उसमें लिखा था देना है और मांगे तब देना, मांगे तब देना मतलब ऑन डिमांड। सो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि दिस इज सफिशिएंट, मतलब अलग से उसने प्रॉमिस टू पे नहीं लिखा, उसने लिखा देना है और कब देना है लिख दिया, ऑन डिमांड देना। इस तरीके का इलस्ट्रेशन सेक्शन 4 में भी है। तो कोर्ट ने इसको कंपेयर किया कि जो इलस्ट्रेशन बी है सेक्शन 4 का, इट इज सिमिलर टू द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड हेंस इट विल बी अ प्रॉमिसरी नोट, भले उसमें एक्सप्रेसली वो टर्म नहीं है। आगे लिखिए इसी में, इट वॉज हेल्ड दैट इन दिस केस, it was held that in this case, it was held that in this case position was similar to that, in this case position was similar to that of, position was similar to that of illustration B, position was similar to that of illustration B to section 4, illustration B to section 4, as there was acknowledgement of, as there was acknowledgement of indebtedness, as there was acknowledgement of indebtedness in a definite sum of money, acknowledgement of indebtedness in a definite sum of money which was payable on demand, which was payable on demand, comma, and that constituted a, and that constituted a valid promissory note, and that constituted a valid promissory note, even though the debtor, even though the debtor did not expressly promise, even though the debtor did not expressly promise to pay the amount, even though the debtor did not expressly promise to pay the amount. फुल स्टॉप। तो बात यह थी कि भाई यहां पे जो लिखा गई लैंग्वेज जो नोट में, इट इज सिमिलर टू बी, कि ऑन डिमांड पे देना है। ये लिखा था कि जब मांगा जाएगा तब देना है, मांगा जाएगा तो देना है। एक ये होता है कि आई प्रॉमिस और आई अंडरटेक टू पे, यहां लिखा था मांगा जाएगा तो देना है, दैट वाज सफिशिएंटली कॉन्स्टिट्यूटेड एज प्रॉमिस टू पे। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए, इन मोहम्मद अकबर खान, इन मोहम्मद अकबर खान वर्सेस अतर सिंह, मोहम्मद अकबर खान वर्सेस अतर सिंह, (1936), मोहम्मद अकबर खान वर्सेस अतर सिंह 1936। It was held that, it was held that if the document was a mere receipt of money, it was held that if the document was a mere receipt of money, it was held that if the document was a mere receipt of money, it was not a promissory note, it was not a promissory note, even though it indicated, it was not a promissory note, even though it indicated that the amount was, even though it indicated that the amount was by way of loan, amount was by way of loan, which was to be repaid, amount was by way of loan, which was to be repaid according to certain terms, which was to be repaid according to certain
टर्म्स, फुल स्टॉप। तो किस चीज यहां पे रिसिट थी, उसमें ये एक्नॉलेजमेंट था कि पैसे देना है और लोन की तरह वो लिया गया है, लेकिन पे करने का प्रॉमिस नहीं है, तो इट वोंट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। अब क्योंकि आप देखेंगे प्रेजेंट में प्रैक्टिस में ये बहुत ज्यादा यूज में नहीं है, सो दिस इज प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4 एसेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक चीज और इससे कनेक्टेड है जो कि है आपका डिफरेंस। डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि डिफरेंस अपन तभी समझ सकते हैं जब दूसरा एस्पेक्ट अपने समझ में हो, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ इसका डिफरेंस पूछा जाता है मेंस में बहुत ज्यादा, बट वो तभी आप समझ पाएंगे जब बिल ऑफ एक्सचेंज अपन